नमस्कार। IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं भानु प्रतापपुर के संग्राम को लेकर। भानुपुर भानुपुर बहुत ही अहम सीट है। मनोज मंडावी जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, दुखद उनका निधन हो गया था और उनके बाद से ही इस सीट के लिए संग्राम जारी है। ऑफिशियल डेट भी बता दी गई है, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को ही नतीजे आ जाएंगे, यानी कि महज 2 से 3 दिन बाद ही नतीजे आ जाएंगे। अगर हम मतदान केंद्रों की बात करते हैं भानु प्रतापपुर की, तो 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 95 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित हैं। मनोज मंडावी के निधन से भानु प्रतापपुर सीट खाली हुई थी। वे विधानसभा उपाध्यक्ष थे। कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है और यह बात कही है कि मंडावी को ही जीत समर्पित करेंगे। तो भानु प्रतापपुर के इस संग्राम पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं प्रशासकीय अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस से क्या कुछ दावे सामने आए, किस प्रकार से कांग्रेस अपने आप को मजबूत बता रही है सिलसिलेवार। पहले वो आपको सुनवा देते हैं। निर्वाचक नामावली का सतत अद्यतनीकरण कार्यक्रम वर्तमान में पूरे राज्य में चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं, और 9 नवंबर को इसका अंतिम प्रकाशन होना है। वर्तमान में क्योंकि भानु प्रतापपुर विधानसभा में अब निर्वाचन की घोषणा हो गई है, तो ये सतत अद्यतनीकरण जो है वहां पर स्थगित रहेगा, परंतु जो नियमित अद्यतनीकरण है, जो कि नाम निर्देशन पत्र वापसी के अंतिम दिन जो होता है उससे 10 दिन पूर्व तक हम आवेदन ले सकते हैं, तो वो कंटिन्यूअस अपडेशन वहां पर जारी रहेगा। यानी कि 17 नवंबर यदि नाम वापसी का नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि है, तो उससे 10 दिवस पूर्व जो है आवेदन लिए जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति में भानु प्रतापपुर में 1,95,678 मतदाताएं हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा के लिए उपनिर्वाचन कार्यक्रम घोषणा होने के साथ ही उत्तर बस्तर कांकेर से ये आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावशील रहेगी। परंपरागत सीट रही है। हमारे साथी मनोज मंडावी के निधन से ये उपचुनाव हो रहा है। बहुत लोकप्रिय राजनेता और जननेता था आदरणीय मनोज मंडावी जी, और आने वाले समय में जब 5 दिसंबर के चुनाव की घोषणा हो गई तो हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में 4 उपचुनाव हुए, चारों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भूपेश बघेल की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है और भानु प्रतापपुर चुनाव भी हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है। हमारे कार्यकर्ता इस उपचुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी सरकार के पिछले 4 साल के किए गए विकास के कार्य, स्वर्गीय मनोज मंडावी जो भानु प्रतापपुर के लोकप्रिय विधायक थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र के कराए गए विकास के कार्य, उनकी लोकप्रियता के दम पे हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि भानु प्रतापपुर की जनता स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि स्वरूप भानु प्रतापपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएगी और निश्चित तौर पे कांग्रेस का विधायक एक बार फिर से भानु प्रतापपुर से चुन के आएगा। और स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा जो सपने देखे गए थे भानु प्रतापपुर के विकास के लिए, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम सब एक कदम और आगे बढ़ेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार जो अधिसूचना का प्रकाशन है वो 10 नवंबर 2022 को किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है वो 17 नवंबर 2022 होगी। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी या समीक्षा 18 नवंबर 2022 को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2022 है। मतदान की तिथि 5 दिसंबर है। मतगणना की तिथि 8 दिसंबर है और 10 दिसंबर के पूर्व निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी होगी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 256 मतदान केंद्र हैं। मतदान प्रक्रिया की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अतिरिक्त फोर्स की डिमांड भी की हुई है। काफी सारा फोर्स जो है वो जिले में जो उपलब्ध है उससे भी हम लोग उसका भी उपयोग करेंगे, साथ साथ बाहर से जो डिमांड है उनका भी उपयोग करेंगे। कुछ जो मतदान केंद्र हैं वो नक्सली सेंसिटिव एरियाज में आते हैं, तो वहाँ पे पर्याप्त RSO ROP की कार्रवाई करके ही मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इससे तो भी हमको सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी।
ये काम किया है बोलते हैं। भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र में काम का एक भी ढेला बता दे, ये काम किया है। ये हक और अधिकार का पैसा जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का 900 करोड़ रुपया जो जमा था इस प्रदेश में, उसको इन्होंने अपने पाटन विधानसभा में 600-700 करोड़ रुपया का विकास करा लिया। हम आदिवासियों के हक एवं अधिकार में डाका डालकर अपने घर में विकास करा रहा है, पाटन विधानसभा में विकास करा रहा है, तो क्या भानु प्रतापपुर के विधानसभा के क्षेत्रवासी इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? मुख्यमंत्री से वहां जवाब मांगा जाएगा कि हमारे क्षेत्र के विकास का पैसा को कैसे तुम पाटन विधानसभा में खर्च किए हो। तो आपने लगभग सभी नेताओं के बयान भी सुने और साथ ही साथ प्रशासन की ओर से क्या कुछ जानकारी आई इस उपचुनाव को लेकर। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उचित जी, कांग्रेस बीजेपी के बयानों से इतर अगर हम देखें तो उपचुनाव वैसे तो जब जब हुए हैं भूपेश बघेल सरकार आने के बाद से, तो कांग्रेस ने ही उपचुनाव जीते हैं। बहरहाल भानु प्रतापपुर क्या नजर आ रहा है आपको? जी सही कहा कि जिस प्रकार से चुनाव में लगातार जीत, कांग्रेस और सत्तारूढ़ पार्टी की हुई है, तो उसी प्रकार के रिजल्ट भानु प्रतापपुर पे भी आएंगे और आने की बहुत उम्मीद आप वही की सकती है। क्योंकि ये जिस प्रकार के जो भी उपचुनाव होते हैं वो उम्मीदवार ना लड़के उसको पूरी पार्टी लड़ती है, सरकार लड़ती है, सत्ता लड़ती है, मुख्यमंत्री खुद लड़ते हैं, भरपूर पैसा लड़ता है, तमाम चीजें हैं, प्रशासन सभी लड़ते हैं जी। तो वो एक इमेज की बात होती है। तो यह बहुत ही कम देखने को मिला है कि सत्ता के विरुद्ध जाके, बहुत कम अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष के विरुद्ध में जाके चुनाव के नतीजे आते हैं। चुनाव एक जो चुनौती होती है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, उसी प्रकार से वो पूरे के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पैसे का फ्लो हो, शासन प्रशासन का फ्लो हो, बड़े नेताओं का फ्लो हो, तो ये तमाम वहां बहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये भी चुनाव के नतीजे जो दिख रहे हैं फिलहाल अभी तौर पे, वो मनोज मंडावी के निधन से जो सीट खाली हुई है निश्चित तौर पे उनके फेवर में ही जाएगी। एक पहला चीज, मनोज मंडावी का एक अच्छा नाम है उस क्षेत्र में, उनकी पत्नी एक बहुत ही नीट एंड क्लीन छवि की बहुत अच्छी शिक्षिका रही है जी। बहुत अच्छा उनका एक सौम्य चेहरा जो है वो है। मनोज मंडावी के निधन के बाद एक सहानुभूति की एक लहर है, सरकार की अपनी इमेज है, सरकार की अपनी छवि है, सरकार की अपनी योजनाएं हैं। तो जो सरकार अभी जो पीक पे है, उनकी सभी योजनाएं जो पीक पे है, उन सब चीजों को लेके अगर भानु प्रतापपुर मैदान में जाएंगे, जो उनकी खुद की भी कांग्रेस पार्टी की, आप उम्मीदवार की बात कर रहे, कांग्रेस की जीती हुई सीट और बहुत अच्छी मार्जिन से, कोई मार्जिनल मार्जिन से विवेक आप उसको नहीं कह सकते कि 500 वोट से मनोज मंडावी जीते थे या 1000 वोट से जीते या 2000 वोट से जीते, एक बहुत हैंडसम मार्जिन से वो जीत के आए थे। तो निश्चित तौर पे आने वाले उपचुनाव के नतीजे भी वही होंगे जो बाकी 4 उपचुनाव के हुए हैं। तो आप उम्मीद वही कर सकते हैं कि ये निर्णय भी सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उचित सर, कई दफा ऐसा भी लगता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर जो हमने खैरागढ़ की स्थिति देखी थी, थोड़ा सा अगर हम और पहले चले जाएं, जो स्थिति हमने मरवाही की देखी थी, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आया कांग्रेस भी कि बहुत इजी और सॉफ्ट तरीके से खेल रही हो। हर जगह पूरी की पूरी मेहनत हुई है और बाकायदा स्टार प्रचारक भी आए, यानी सरकार में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक विषय तो रहता है कि भाई इस सीट को हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, भले वो सीट हमारी हो, अदरवाइज रूलिंग पार्टी की भी हो, तब भी ऐसा नहीं देखने को मिला। इमेज का सवाल रहता है विवेक, की सत्ता की इमेज का सवाल है विवेक। उनका ये पूरे के पूरे 4 साल का एक सर्वे रिपोर्ट आ जाती है। अगर वो चुनाव वर्तमान सरकार जो भी सत्ता पर रहती है, वो सरकार अगर इसमें थोड़ी भी ढील हवाला ढीलापन अगर करे और धोखे या किसी तरीके से वो चुनाव हार जाते हैं, तो जो मैसेज है वो बड़ा संजीदगी से पब्लिक पे फ्लोट होता है। तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी, सरकार अपने उस एफर्ट से, देखिए नॉर्मल आप जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें कोई सीट वो हार जाती है तो उतनी फजीयत या उतनी शीशा लेदर या इस तरीके की इमेज कैरी करना एक अलग बात है, नहीं होती। लेकिन उपचुनाव में सत्ता जिनकी है, 4 साल से वो सत्ता के गीत गा रहे हैं, गान गा रहे हैं, सत्ता के वाहवाही हो रही है, सभी अखबार सभी मीडिया सत्ता के साथ वो उसी काव्य को पाठ को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आप अगर उसमें किसी को उसी उपचुनाव को हार जाते हैं तो इससे बड़ी फजीयत कोई नहीं होती है। इसीलिए कोई भी सरकार जो है वो चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और लेना लाजमी भी है, क्योंकि ये उनकी इमेज कैरी करने वाली बात रहती है। क्योंकि जितने आप
जनरल इलेक्शन में अगर आप एक सीट नहीं आप 10 सीट भी हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 4 साल सत्ता चलाने के बाद कोई एक सीट का उपचुनाव हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अलग मैसेज चले जाता है। और खासकर अभी इस वक्त जब एक साल के अंदर चुनाव हो, 2023 के चुनाव आने वाले हो, तो पब्लिक के बीच सत्ता पार्टी कांग्रेस जो है वो निश्चित तौर पर बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ेगी, स्टार प्रचारक भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां भी इस विषय को बहुत गंभीरता से देखेंगी। बिल्कुल उचित सर, हमारे साथ बने रहिएगा। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और के.एस. चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। के.एस. चौहान जी, आपकी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया, ऐसा है क्या? भानु प्रतापपुर में क्या भूपेश बघेल जी की जो सरकार है कुछ काम नहीं किया? जबकि हमने तो सुना है मनोज मंडावी जी बहुत लोकप्रिय नेता थे वहां के। जी, भानु प्रतापपुर में 1993 से लेकर आज 2023 आ गया, 30 सालों में सिर्फ एक ही परिवार मिला आपको वहां पर सीट देने के लिए, एक ही परिवार मिला आपको वहां पर टिकट देने के लिए। यह है परिवारवाद। अब मैं आ जाता हूं कि लोकप्रियता की जो बात कर रहे हैं उस पे आ जाता हूं। लोकप्रियता उनकी ये सिद्ध करती है कि आप 3 बार हारे हैं चुनाव, वहां पर 3 बार हारे हैं। मनोज मंडावी जी हारे हैं 3 बार चुनाव जी, और जब वो लास्ट का चुनाव जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 27 वोटों से जीते। ये उनकी लोकप्रियता सिद्ध करती है। और लोकप्रिय अगर होते तो सिर्फ 27 वोटों से जीतते, जबकि मतलब एक तरफा वहां पर एक कांग्रेस की एक लहर थी, एक कांग्रेस के पक्ष में सब चीजें जा रही थी। उसके बावजूद भी इसका मतलब यह है कि मनोज मंडावी जी वहां का चुनाव व्यक्तिगत रूप से हार चुके थे। वो तो पार्टी के जो शगुफे थे, जो मतलब जो मैनिफेस्टो निकाला गया था, उसके आधार पे कुछ लोगों ने उनको वोट दिया, तब जाके ले देके उनकी जान बची। और वहां की जो जनता है वो बहुत परिवर्तनशील है। स्थानीय लोग जो हैं स्थानीय चौहान जी वोट देते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, और मुझे तो याद है कि बहुत डिबेट में सर आप भी आए थे खैरागढ़ की, और आपने कहा था कि कोमल जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और आप इतिहास भी बता रहे थे कोमल जी को लेकर। और ठीक है, कोमल जी भी आपके बड़े अच्छे उम्मीदवार थे, एक बार विधायक भी बने थे, लेकिन फिर वो सब धराशायी हो गया। हमने देखा उपचुनाव में किस तरह से पूरा रिजल्ट आए थे। पांडे जी जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता शर्मा जी बोल रहे थे कि इसमें शासन भी लड़ता है, इसमें प्रशासन भी लड़ता है, इसमें पूरा अमला लड़ता है, उसमें सभी चीजें लड़ती हैं, तो सिर्फ पार्टी नहीं लड़ती है। ये उसका फर्क दिख रहा था, ये उसका परिणाम दिख रहा था। और वो खैरागढ़ चुनाव लड़ने के पहले वो चुनाव हार चुके थे, लेकिन उन्होंने जो जिले की घोषणा की, उनको मालूम था कि हम अपने कार्यों के आधार पे कभी नहीं। लेकिन चौहान साहब, इस वजह से अब मैं जवाब ना दूं, मैं सोचता हूं अभय नारायण जी को जोड़ लेते हैं, नहीं तो आप हम ही सवाल जवाब करते रहेंगे। अभय नारायण जी, के.एस. चौहान जी ये कह रहे हैं कि खैरागढ़ आप लोग इसलिए जीते क्योंकि भूपेश बघेल जी ने जिलों की घोषणा कर दी थी, हालांकि फिर मुख्यमंत्री जी का काउंटर भी आया था उसको लेकर। बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं अभय नारायण जी। देखिए, डिबेट होता है और भाजपा के एक प्रवक्ता का बैठना आवश्यक है, और बैठेंगे तो कुछ भी बोलना है। इस प्रकार की बात चौहान जी बोल रहे हैं, वो परिवारवाद की बात में आ गए। बृजमोहन अग्रवाल जी को आप टिकट दे रहे हो, लगातार जीत रहे हैं, परिवारवाद है। प्रेम प्रकाश पांडे को एक सीट पे आप टिकट लगातार दे रहे हैं, एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं, वो परिवारवाद है। अरे कुछ भी डिबेट में बैठ के कोई तथ्य की बात। आऊंगा आपके पास, पहले हम अभय जी को सुन लें। आज भानु प्रतापपुर की बात हो रही है, बस्तर की बात हो रही है, और उपचुनाव की बात हो रही है। ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि 18 में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस सरकार के, तब से 4 चुनाव हुए और चारों कांग्रेस ने जीता। उसमें 2 बस्तर में हुए जी, चित्रकूट और दंतेवाड़ा। एक सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, मंडावी जी का निधन हुआ था, और उस सीट को भी कांग्रेस ने जीत लिया। तो ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, जनता की बात करें, कार्यों की बात करें। आज बस्तर क्षेत्र में हमने विकास की गाथा गढ़ी है। 18 के बाद आज बस्तर, हमारा बस्तर, छत्तीसगढ़ का बस्तर,
हमारे लिए गर्व का विषय है। अब वहाँ नक्सलाइट समस्या नहीं रह गई। अब वहाँ फर्जी आदिवासियों को फर्जी नक्सलाइट बना के गिरफ्तार करने की योजना नहीं रह गई। आज 7 वनोपद की जगह 65 वनोपद, तेंदुपत्ता का बोनस, बस्तर की 4200 एकड़ जमीन 1700 परिवारों को मालिकाना है। ऐसी बहुत से काम हुए। बस्तर विकास प्राधिकरण बने। आज बस्तर में विकास की गंगा बह रही है। आत्मानंद स्कूल खोले गए। 350 बंद स्कूलों को चालू किया गया। अगर मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो चौहान जी का समय नहीं बचेगा बोलने का, क्योंकि डिबेट है, कम समय मिलता है बोलने का। मैं यही कहूंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड है कि भूपेश बघेल जी 67 सीट लेके शपथ लिए थे। आज उनके पास 72 सीट है और ये सीट भी हमारे पास पहले से थी। ये सीट भी हमारे पास आएगी। वहाँ की जनता, बस्तर की जनता और भानु प्रतापपुर की जनता हमारे साथ है। विकास की बात है तो चौहान साहब रायपुर से बाहर निकलिए और जाके जरा घूमिए कि विकास किसको कहते हैं। आज मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में एक विधानसभा में जा रहे हैं। रमन सिंह संगीन के साय में जाते थे। अच्छा, ये बताइए अभय जी, ठीक है, आपके पास डेटा है, आपके पास रिजल्ट भी है, और जाहिर सी बात है जिसके पास रिजल्ट होता है तो वो अच्छे तरीके से अपनी बात भी आप रख पा रहे हैं। बीजेपी का ये मानना है कि ये प्रशासकीय और शासकीय आधार पर मिल रही जीतों का परिणाम है। क्या आप लोग इसको भी, इस परिणाम को इसी तरह से मानते हैं, या आपको लगता है कि जो वेलफेयर योजनाएं आप लोग चला रहे हैं उसके बलबूते जीत मिल रही है? देखिए, शासन रिजल्ट आने के बाद ये बयान भारतीय जनता पार्टी का होगा। चौहान साहब इस बयान को बचा के रखें। जब भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो यही बयान आएगा कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके जीता गया। तो उस बयान को पहले दे देंगे तो उस समय वो क्या बोलेंगे। हम संगठन के भरोसे, बस्तर की जनता के भरोसे, भानुपुर प्रताप के मतदाताओं के भरोसे और स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के भरोसे इस चुनाव को हम जीतेंगे। ये सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस में न परिवारवाद है, न कांग्रेस में कहीं शासन प्रशासन का साथ रहता है। उचित जी के पास अपना काम करता है, कांग्रेस संगठन अपना काम करता है। जी, उचित जी के पास लौटूं उससे पहले चौहान जी आपका रुख करते हैं। अभय जी को सुना आपने, आप जवाब दे सकते हैं। जी पांडे जी, सबसे बड़ा जो बात है वहां पर भानु प्रतापपुर जो है वो जनजातीय बाहुल्य इलाका है। और जो अभी इन्होंने हरकत की है 32 से 20% लाके उनके जो आक्रोश है हमारी आदिवासी भाई बहनों का, वो कहाँ जाएगा? उसका नतीजा आपको 8 दिसंबर को मिल जाएगा। उसका नतीजा आपको खड़ा हुआ है। जो आक्रोश कर रहे हैं, एक तरफ आप जो बोल रहे हैं और कथनी और करनी में जो फर्क दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। वहां की जो लोग हैं वो स्थानीय जो जनता है वो स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा, स्थानीय कामों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देती है। जो 900 करोड़ रुपए तेंदुपत्ते का वहां से पाटन में ले आया गया, वहां का विकास कार्य करवाया गया, वो वहां की जनता के साथ नाइंसाफी की गई, वो क्या था? दूसरी बात, जो ये जो 32% का मामला है वो क्या था? और तीसरी बात ये है कि वहां का, मैं आपको 1962 में लेके चलना चाहता हूं पांडे जी। जी 1962 में बहुत बैक में फिर बहुत लंबा हो जाता है चौहान साहब, प्लीज। नहीं, बहुत लंबा नहीं होगा। बहुत लंबा नहीं होगा। आधे 30 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ठीक 30 सेकंड रखिए, है ना। 1962 में पहली बार विधानसभा चुनाव होते हैं भानु प्रतापपुर में। 1962 में जब कांग्रेस का बहुत वर्चस्व था और कोई पार्टी थी नहीं, उसके बावजूद भी वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है, फिर निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है। पहली बार 1972 में कांग्रेस पार्टी जीतती है, उसके बाद जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है, फिर 1993 में फिर बीजेपी जीतती है। मतलब भानु प्रतापपुर को लेकर हारते हैं। बीजेपी को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं इस पर रिएक्शन अभय जी से लूंगा, उससे पहले हम उचित जी का रुख करते हैं। उचित जी, क्या आप भी इस बात को मानते हैं जो बात अभय नारायण राय जी कह रहे थे कि यह प्रशासकीय और शासकीय जीत नहीं, ये तो योजनाओं पर आधारित जीत होती है? शब्दों का आप चयन कोई और भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, उनकी अपनी पार्टी है। पहले से तो मैं अभय नारायण जी से माफी चाहता हूं कि आपने अपने वक्तव्य में बोला कि हमारे नेता उचित शर्मा जी ने कहा, तो माफ कीजिए, मैं आपकी पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं एक खालिस पत्रकार हूं। तो एक छोटी सी चूक आपसे हुई है, तो कृपया इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है शायद चौहान साहब ने ये बात बोली थी, हालांकि हम क्लियर कर लेंगे। सॉरी मैं सम्मानित प्रवक्ताओं से क्लियर करवा दूंगा।
जी जी आने ने आप सही अभय भाई साहब ने नहीं, वो चौहान जी ने कही थी। तो मैं बता दूं कि मैं कोई पार्टी का नेता नहीं हूँ, एक खालिस पत्रकार हूँ जो ईमानदारी से अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। जी जी ठीक जी। देखिए, इस प्रकार जिस प्रकार से बात हो रही थी कि वहां पे सत्ता लड़ती है, ये कोई आप बोले जरूर, अभय नारायण जी बोले कि नहीं हमारी योजनाएं लड़ती है, ये बोला जरूर जाता है कि हमारी योजनाएं, हमारा चेहरा, हमारे मुख्यमंत्री की नीतियां, हमारी शासन की, हमारे सरकार की नीतियां, हमारे अपने फायदे, तमाम चीजें गिनाई जाती है। ये बात सत्य है। इन पे चुनाव, अब हकीकत क्या है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किन चीजों से चुनाव लड़े जाते हैं, बोला क्या जाता है और होता क्या है, वो चीजें सब समझ, ठीक है। लेकिन वहां पे पहली चीज तो अभय चौहान जी ने जो कहा कि 27 वोट पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि 27 वोट से, देखिए मनोज मंडावी वहां पे 5 बार चुनाव लड़े, 1998 से लेके 2018 तक। बिल्कुल, 3 बार वो विधायक चुने गए और तीनों बार अच्छी मार्जिन से वो चुनाव जीत के आए। 2 बार वो चुनाव हारे हैं। इनके पिता इनके पिता जो जनसंघ से भी वहां विधायक रहे हैं, जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी मर्ज हुई, जनसंघ से भी चुनाव वो जीत गया। पहले मतलब अगर सही बातों पर कहें तो चौहान जी की पार्टी के विधायक उनके पिता रह चुके हैं जी वहां पे, और वो भी अच्छी मार्जिन से वो चुनाव जीत के आए हैं। लेकिन परिवारवाद की बात करें तो परिवार का अगर बात है तो ये 1978 से देखा जाना चाहिए कि कहाँ पे केवल किस परिवार से आते हैं और कहाँ पे तक जाते हैं। खैर, अगर वो बात करें तो हमारे रमेश बैस जी लंबे समय तक सांसद रहे और एक ही जगह के रहे, और उनके पास भी ये क्या ऐसे मतलब आरोप उनपे भी लग सकते हैं कि उनपे भी लग सकते हैं कि परिवारवाद पे है, तो लंबे समय तक 7 से 8 बार वो सांसद यहाँ के रहे। क्या ये मायने नहीं रखती, लेकिन नीतियां नो डाउट कि ऐसे समय चुनाव जो भानु प्रतापपुर का है, वैसे समय पे सरकार की जो अपनी एक उनकी अग्नि परीक्षा रहती है, कोई भी उपचुनाव में पहले भी इसको भानु प्रतापपुर ये सबसे अहम बात आपने बताई सर। बिल्कुल। मैं लास्ट प्रतिक्रिया के लिए अभय जी का रुख करना चाहता हूं। अभय जी, के.एस. चौहान जी को आपने सुना, पूरा उन्होंने एक पृष्ठभूमि भी रख दी, पूरा इतिहास भी दर्शकों तक पहुंचाया, आप जवाब दे सकते हैं अभय जी। ये 1962-1952 की बात कर रहे हैं चौहान साहब। आप जिस पार्टी के प्रवक्ता है उसका जन्म 80 में हुआ। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और 1980 के बनी हुई पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। उससे पहले ना तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व था और ना भारतीय जनता पार्टी का नाम था। कभी जनसंघ का दिया छाप, कभी जनता पार्टी का हरदर किसान, न जाने कितने नाम से और कितने चुनाव चिन्ह से आप लोग चुनाव लड़ते थे। और 75 में अभय जी, अंतिम सवाल यही, अभय जी, भानु प्रतापपुर के लिए कांग्रेस बिल्कुल फिट है क्या? 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, कांग्रेस की बल्ले बल्ले होगी वहां पे? हालांकि ये सिंपैथी सीट है, ऐसे शब्द कई बार अच्छे नहीं लगते हैं जी। 100% कांग्रेस की जीत होगी जी। छत्तीसगढ़ में विकास की जीत होगी, बस्तर की जीत होगी, चलिए भानु प्रतापपुर की जनता के विकास की जीत होगी। अभय नारायण जी, के.एस. चौहान जी, उचित शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। के.एस. चौहान जी, समय खत्म हो गया है। चर्चा केवल यही थी, भानु प्रतापपुर जिस पर उपचुनाव होना है, और जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम सीट है, बीजेपी के लिए भी अहम है, लेकिन कांग्रेस के लिए अहम इसलिए हो जाती क्योंकि रूलिंग पार्टी है, और जाहिर सी बात है सरकार की योजनाओं का क्या कुछ जनता के ऊपर ध्यान है और जनता किस तरह से इन योजनाओं को देखती है, यह भी इन नतीजों में साफ होता है। नजरें हमारी भी बनी रहेगी भानु प्रतापपुर के संग्राम में आखिर किसकी जीत होती है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।